गुड इवनिंग। सर्कुलर मोशन। सर मुझे एक डाउट था कि जो जो सेंटर वाला पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है। तो मैंने फिर उसका ना वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का मैंने वैल्यू देखा तो वहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। वैसे तो जीरो होना चाहिए लेकिन अनडिफाइंड क्यों आ रहा है फिर कहाँ पे? सेंटर पॉइंट पे? सेंटर पॉइंट पे कहाँ से सेंट्रिपेटल फोर्स आ जाएगा? हाँ सर, सेंटर यस। पॉइंट। जीरो होना चाहिए लेकिन अनडिफाइंड आ रहा है सेंटर। अगर हम अरे फॉर्मूला भाई डालें। डिफाइंड होगा, सेंटर पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है। नो सर। तो फिर कहाँ से सेंट्रिपेटल फोर्स फाइंड कर रहे हाँ सर, जीरो आएगा लेकिन मैं फॉर्मूला हो? अरे डाला तो जीरो फिर की। अरे गजब अनडिफाइंड आ रहा लॉजिक है। यही। अरे रुक भाई, सेंट्रिपेटल फोर्स कहाँ पे आता है? सर्कुलर मोशन। तो जब वो पॉइंट सर्कुलर मोशन कर ही नहीं रहा हो तो वहां पे सेंट्रिपेटल फोर्स क्यों लगाएंगे? क्यों बोलेंगे कि सेंट्रिपेटल फोर्स जीरो होगा या कुछ होगा? ये बताओ। सर चांस है ना कि सेंटर पॉइंट भी रोटेट कर रहा। सेंटर पॉइंट कैसे रोटेट करेगा? सेंटर पॉइंट जो है वो कैसे रोटेट करेगा? सेंटर पॉइंट बताओ। कैन मूव ना, इट कैन रोटेट। कैसे मूव करेगा? सर अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया फिर सर्कुलर पाथ वही हुआ, रेडियस उतनी रहा, तो पॉसिबल है कैसा? नहीं, कुछ भी, तुम तो कुछ भी पूछते रहते हो। उससे लॉजिक लगाओ ना भाई। ऐसा सर्कल है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट रोटेट कर रहा है। नो सर। तो जब रोटेट नहीं कर रहा तो सेंट्रिपेटल फोर्स की बात क्यों करेंगे? सेंट्रिपेटल फोर्स किस पे एक्ट करता है ये बताओ पहले। सर्कुलर, जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर पाथ पे कौन सा पार्टिकल मूव कर रहा होगा? कोई पार्टिकल होगा ये मूव कर रहा होगा ऐसे। यस सर। तो इस पे सर लगेगा बट सेंट्री। बट वी नो ना कि वहाँ पे फोर्स जीरो होगा सेंट्रीपिटल। कहाँ पे जीरो होगा? तो सेंटर पे। कुछ नहीं जान रहे कि फोर्स जीरो होगा कि नहीं होगा। वो डिपेंड कर रहा है कि क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे आंसर करेंगे। खुद का लॉजिक नहीं लगा लेना है भाई साहब। जितना बताया जा रहा है, इसलिए मैं हमेशा तुमको हमेशा यही बोलता हूँ, जितना बताया जा रहा है सिर्फ उतना पे फोकस करो ना, तुमको सब आ जाएगा। सिर्फ उतना। कैसे? अच्छा तुम बताओ, तुम कैसे जीरो मान रहे हो ये बताओ। सर कैसे जीरो मैंने कर रहे हो? मैंने किया एफ सी इक्वल्स एम वी आर स्क्वायर, मतलब एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। और हाँ, हाँ कैसे तुम आर। इसको जीरो कर रहे हाँ, एट हो? सेंटर आर इज जीरो। सो हाँ, फोर्स इज अनडिफाइंड। तो फोर्स अनडिफाइंड हो जाएगा। अब आगे बोलो। हाँ सर, तो फोर्स जीरो आना चाहिए ना, अनडिफाइंड आ रहा है, वो क्यों प्रॉब्लम जीरो है। आ गया आएगा? अब तुम बोलो। इस क्योंकि फॉर्मूला से लिखेंगे तो ये आएगा। दूसरे फॉर्मूला से कर दिया, एफ सी इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। क्या आ जाएगा? हाँ, इससे एम जीरो ओमेगा आएगा। स्क्वायर। इससे जीरो जीरो आएगा आ तो जाएगा। वही ना, वो डिपेंड कर रहा है ना कि क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, उन सब चीज पे डिपेंड कर रहा है। क्यों स्टक कर रहे हो भाई इन सब में? कहाँ से आ रहा है तुमको ये सब चीज? सर मुझे थॉट आया था इसलिए ऊपर में नहीं नहीं, थॉट नहीं अनडिफाइंड। आना चाहिए। जितना बताया सिर्फ उतना पे फोकस करो, तुमको सब जितना क्वेश्चन आने वाला है आएगा, सब हो जाएगा। इसके लिए जीरो हो गया, इसके लिए अनडिफाइंड हो गया। अब क्या करोगे बताओ? सर वही पूछ रहा हूँ फिर क्या करना है, राइट कुछ नहीं कौन सा करना है? है, कुछ नहीं करना है, कभी पूछा ही नहीं जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। जब ये पॉइंट रोटेट ही नहीं कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है तो ओमेगा आएगा क्या? ओमेगा डिफाइन नो होगा क्या? सर। नो तो नो। फिर जब ये मूव ही नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी होगी क्या इसकी? नो सर। तो फिर क्यों करना है ये सब? मत करो यार प्लीज। ओके सर। तो फिर हम बोलेंगे नो सेंट्रीपिटल फोर्स एट सेंटर, बस ये था। यस। कुछ नहीं ओके। है, वो पूछेगा ही नहीं क्वेश्चन में, उतना टेंशन मत लो। एक्सरसाइज वैल्यू। बोलो, क्या डाउट्स? एक्सरसाइज के क्या डाउट्स? तो पे लिखे। नहीं ऐसे बोलो ना, क्या है एक्सरसाइज के डाउट्स? सर क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12। एक दो क्वेश्चन हो सकता है जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन लग सकता है, उसको अगर कहीं पे होगा तो मैं उसको नेग्लेक्ट कर दूंगा। बाकी सर क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते। 16, 14, 1 एंड 7। 16th 14th 1 and 7th। सर 15 सर। ग्रुप पे भेजा क्या? 4 7th, 4 7th 8 11th 8 15 सर। 11th 15th।
6th। और भी है कुछ एक्सरसाइज में? और भी कोई डाउट्स है? 2 सर 2। सॉरी, देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है? ग्राइंडिंग व्हील अटेंड अ वेलोसिटी ऑफ 20 रेडियन पर सेकेंड इन 5 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी? 0। फाइनल कितना आ रहा है? 20 रेडियन पर सेकेंड। कितने टाइम में आया ये वेलोसिटी? 5 सेकेंड। फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय व्हील। ऑप्शन में देख लो, रेवोल्यूशन में क्या दिया हुआ है? रेवोल्यूशन पर सेकेंड है। फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय व्हील, मतलब रेवोल्यूशन ही बताना है, उसी के टर्म्स में आंसर करना है। मतलब क्या फाइंड करना पड़ेगा? थीटा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? रेवोल्यूशन बोल रहा है ना, थीटा फाइंड कर लेते हैं। रेवोल्यूशन पर सेकेंड क्यों होना चाहिए? देखो क्या आएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो ओमेगा, ओमेगा से कुछ रिलेट कर सकते हैं क्या? ओमेगा अल्फा आ जाएगा, है ना। ओमेगा, ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो ये 20 है, ये 0 है, अल्फा 5, अल्फा अल्फा है, टी 5 है। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। सर हाँ थीटा को, यस। सर हमको कैसे पता कि यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है? वो मेंशन नहीं किया ना। नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, फिर कुछ फंक्शन भी नहीं दिया हुआ है ना। यस सर, तो कांस्टेंट अज्यूम कर देंगे। यस, कुछ फंक्शन ओके नहीं दिया हुआ है ना, इसीलिए कांस्टेंट। अगर कोई फंक्शन होता तो अज्यूम नहीं करते, कोई फंक्शन होता ना तो अज्यूम नहीं करते। ओके तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा, थीटा क्या आ जाएगा? ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा इनिशियल इंटू टी। ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ 4 इंटू टी स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 5 स्क्वायर हो गया है, मतलब यहाँ से 2 इंटू 25, ये कितना आ गया? 50 रेडियन। आंसर रेडियन में नहीं है, आंसर किस में है? रेवोल्यूशन में। तो रेडियन अगर होता तो इससे थीटा आता, मुझे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन चाहिए, है ना। तो अपने को पता है 2 पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई रेडियन इज 1 रेवोल्यूशन, यही होता है ना। 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू दिस, तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 1/2 पाई, 1/2 पाई। 1 रेडियन इज 1/2 पाई। तो यहाँ से कितना है आपका? 50 रेडियन। 50 रेडियन कितना आ जाएगा? 1/2 पाई इंटू 50 रेवोल्यूशन। पर सेकंड नहीं होना चाहिए, सिर्फ रेवोल्यूशन होना चाहिए। वो पर सेकंड ऑप्शन में ऐसे ही मिस टाइप हो गया, वो ऐसा समझ लीजिए। तो ये आंसर कितना आना चाहिए? 2 से 25 जाएगा, आंसर आ जाएगा 25/पाई रेवोल्यूशन। ये आंसर आ जाएगा 25/पाई रेवोल्यूशन। क्लियर है? सारी बात समझ में? हाँ, 1 आरपीएम इज 1 आरपीएम इज 2π/60 मीन्स π/30। यस, π/30, π/30 रेडियन पर सेकेंड। क्या बोलेंगे उसको? रेडियन पर सेकेंड, π/30 रेडियन पर सेकेंड। सर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। क्या? सर ऐसा नहीं हो सकता जैसे आरपीएम हम फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे आरपीएस हो, रेवोल्यूशन पर सेकंड, ऐसा नहीं हो? वो क्या होता है? आरपीएम या आरपीएस, वो क्या होता है? ओमेगा। तो ओमेगा और नंबर ऑफ रोटेशन सेम है क्या? नो सर। ओके। इसलिए क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ रोटेशन या रेवोल्यूशन, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो किससे आएगी? तो वो आपको रेवोल्यूशन से ही आएगी। पर सेकेंड बोल दिया मतलब ओमेगा फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन नहीं, ओमेगा फाइंड कर रहे हैं। अच्छा ओके सर, रॉन्ग दिया था। हाँ, वो पर सेकेंड नहीं होना चाहिए, सिर्फ रेवोल्यूशन होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अ चेन कपल रोटेट्स 2 wheels of a bicycle. The radius of
bigger and smaller wheels are 0.5 meter and 1 meter. The bigger wheel rotates at a rate of 20 rotations per minute. Then the rate of rotation of a smaller wheels will be. पहला कितना है? पहला का रेडियस दिया हुआ है R1 is 0.5 meter. R2 is given as 0.1 meter. पहले का ओमेगा गिवन है. ओमेगा is given as 200 radian per rotations per minutes. तो यहां से आप पहले इसको आंसर भी किस में चाहिए यार? आरपीएम में चाहिए, रोटेशन पर मिनट में चाहिए. इसको ऐसे ही रखते हैं. ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं. अब मुझे पहले ये बताओ कि अगर ये व्हील है ऐसा और ये ऐसा है, सपोज ऐसा है, तो इस केस में क्या होगा? डिस्टेंस तो दोनों का सेम हो. डिस्टेंस जो ये ट्रैवल कर रहा होगा, मान लो ये यहां से यहां पे आया, उतना ही डिस्टेंस तो ये भी ट्रैवल करेगा ना यार. ये वाला डिस्टेंस तो सेम ही ट्रैवल करेगा ना. यस सर. इसका मतलब जितना ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मतलब जितना ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उतना ही ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है. नो. तो यहाँ पे अगर ये ऐसा आ रहा है तो अभी यहाँ से क्या कर सकते हैं? इसका मतलब है अगर ये पॉइंट जितने वेलोसिटी से जाएगा, या ऐसा मान लीजिए ये पॉइंट जितने वेलोसिटी से जाएगा, ये पॉइंट भी उतने ही वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा, ये पॉइंट भी उतने वेलोसिटी से आगे जाएगा. इसको ऐसे समझ लो, ये पॉइंट जितने से जाएगा ये पॉइंट भी उतने से ही जाएगा. अरे आगे जा रहा है ना. तो अगर आप लिखोगे v1 इक्वल्स टू v2, तुम ऐसे रिलेट कर लो, v1 इक्वल्स टू v2 यहाँ से रिलेट करो, बिकॉज मैं ओमेगा लगाऊंगा. v1 इक्वल्स टू v2 सेम वेलोसिटी होगी इस पॉइंट की, तभी तो ये सेम डिस्टेंस कवर कर रहा होगा. तो इसको आप क्या बोलेंगे? ओमेगा 1 r1 इक्वल्स टू ओमेगा 2 r2. ओमेगा 1 r1 इक्वल्स टू ओमेगा 2 r2. ओमेगा 1 की वैल्यू क्या है? 200 rpm. r1 इज 0.5 और ओमेगा 2 इज ओमेगा 2, ये 0.1. ये पॉइंट पॉइंट जाएगा. ओमेगा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000 आरपीएम, रोटेशन पर मिनट. रोटेशन पर मिनट. क्लियर है? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Sir, can you just So 8 seconds. ma'am. एक second? नोट कर लीजिए. सर क्वेश्चन 3 भी कराओ ना. तो जो भी डाउट से पूछ लो ना यार. और भी कोई है क्या क्वेश्चन? एक बार देख लेता हूँ, ग्रुप पे भी कुछ सेंड किया गया. 8 भी है. 8. हाँ 8 लिखा हुआ है. 3 4 6 8 7 भी है. 9th भी है. 11 12 13 14 15 16 और भी है कुछ? नहीं है. सर 9 है क्या? Sir, थोड़ा नीचे दिखा सकते हो? वही मैं वेट कर रहा था क्वेश्चन नंबर 10 का. एक ही क्वेश्चन तो नहीं है क्वेश्चन नंबर 10. 1 2 3 4 5 भी नहीं है. 6 है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th. कितने क्वेश्चन है? 1 to 16. हाँ तो 16th में तो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो ना. 15th 15 नहीं 5 कौन सा क्वेश्चन है यार? ये ऐसा ही है, वो तो समझ में सर आ वो जाएगा. 10th का आंसर रॉन्ग किया हुआ है.
देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें से बहुत सारा, कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारा तो नहीं बोल सकता बट कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे, क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, तुम्हारे क्लास नोट्स में होगा क्वेश्चन नंबर 15, फिर भी तुम पूछोगे। है ना, क्योंकि तुम क्लास नोट्स को रिवाइज नहीं करते, रिवाइज नहीं करोगे तो फिर डाउट्स तो आ जाएगा। वो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, पार्टिकल सिचुएटेड in an object moves with angular velocity, angular acceleration alpha given 6 radian per second square, and with angular velocity omega is given as 2 root 2 radian per second. If the radius of the circular path is 1, if the radius of the circular path is 1, the total acceleration is, r दिया हुआ है, r की वैल्यू है 1, तो ac क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर r, तो ये कितना हो जाएगा, 8 into 1, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, 80 एल्फा इंटू आर, 6 इंटू 1 हो जाएगा, ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर इसका 10 आ जाएगा। नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये 64 प्लस 36 100 आ जाएगा, 100, तो ये 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आंसर 10 मीटर। अल्फा दिया हुआ है, ओमेगा है, आर है, तो AC फाइंड कर लो। AC क्या होता है, बताया है कितना एक्सेलरेशन होता है, तो एक होता है रेडियस सेंट्रीपिटल, दूसरा होता है टेंजेंशियल, तो AC इज ओमेगा स्क्वायर आर, तो V गिवन होता तो V स्क्वायर बाय आर, 80 क्या होता है, अल्फा इंटू आर, AC क्या होगा, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, a fan is rotating with frequency, फ्रीक्वेंसी दी हुई है f की क्या वैल्यू क्या है, 50 हर्ट्ज, इट्स एंगुलर स्पीड, अगर ये पता नहीं कि एंगुलर स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, एटलीस्ट ये तो पता होगा कि फ्रीक्वेंसी जो होता है 1 बाय टाइम पीरियड होता है, ये तो कभी पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड, 1 बाय टी इक्वल्स टू 50, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाय 50, और टी क्या होता है, टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाय 50, तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई इंटू 50 इक्वल्स टू ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ से एक चीज क्या समझ में आया, कहीं पे अगर एफ है, एफ और ओमेगा का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, एफ क्या है 1 बाई टी, और टी क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई एफ, ओमेगा क्या आ जाएगा, 2 पाई एफ, तो डायरेक्ट ओमेगा को मैं 2 पाई एफ लिख दूं तो 100 पाई रेडियन पर सेकंड डायरेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सर द प्लीज वापस रेशियो बताओ ना एक बार। f इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज, f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाय टाइम पीरियड, 1 बाय टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन टी इक्वल्स टू 50, तो t की वैल्यू, t को इस साइड लाइए, 50 को इस साइड, t इक्वल्स टू 1 बाय 50, टाइम पीरियड क्या बताया है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा को इस साइड 50 को इस साइड, तो 50 इंटू 2 100 पाई, ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, 100 पाई रेडियन पर सेकंड। इसको आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते थे, जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड को क्या लिखोगे, 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा ऊपर आ जाएगा, देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई एफ। सर सर हम यस, ऐसे बोल सकते थे ना, फ्रीक्वेंसी लाइक 50 रोटेशंस पर सेकंड, फिर डायरेक्ट वही से। ओके सर। 50 हर्ट्ज है, मतलब पर सेकंड में कितना रोटेशन हो रहा है, 50 रोटेशंस, सर हर्ट्ज तो को टाइम पीरियड आरपी के क्या, सर हर्ट्ज को आरपीएम में कन्वर्ट करके फिर उसको रैट्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते थे ना, मल्टीप्लाइड हाँ, बाय कर 60 और वो। कर सकते, करेक्ट करेक्ट, कर सकते, बट पता है ना, इतना आपने को पता है 2 पाई एफ होता है, तो अब क्यों 2 पाई से ही मल्टीप्लाई हो गया, कुछ कुछ आ जाएगा, बट डायरेक्ट ऐसे ही आ जाएगा ना, क्यों करना होता, बट कर सकते, ऐसा नहीं कि उससे नहीं कर सकते, हो जाएगा। Question number 6. The ratio of angular speed of hours and second hands. तो 1 hour में ये बताओ
360 मतलब 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको कितना टाइम लगता है? 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए आर्स वाले जो निडल होती है ना, निडल या पॉइंटर, तो उसको 12 आवर्स। कितना टाइम लगता है? 1 आवर, 1 आवर बोला, 12 आवर्स। एक कंप्लीट रोटेशन के लिए कितना चाहिए? यहां से यहां 12 आवर्स 12। है ना? हाँ 12। तो उसका अगर मुझे टाइम फाइंड करना होगा, एंगुलर स्पीड फाइंड करनी होगी, तो टी अपने को पता है, देखो थीटा कितना है, तो थीटा हो गया 2 पाई रेडियन, करेक्ट। टाइम कितना हो गया? तो टाइम हो गया आपका 12 आवर्स। 12 आवर्स मतलब अगर मुझे सेकंड में ही कन्वर्ट करना है तो 60 सेकेंड्स, 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, 12 इंटू 3600, इतना सेकेंड्स हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से ओमेगा क्या आ जाएगा? तो थीटा कितना है मैसेज, ओमेगा की वैल्यू थीटा इक्वल्स टू क्या होएगा? थीटा इक्वल्स टू ओमेगा। देखो जब भी ये मूव कर रहा होगा, ये पॉइंटर या निडल मूव कर रहा होगा, तो कांस्टेंट ओमेगा से ही मूव करता है। एक बार मूव किया यहाँ से यहाँ, फिर मतलब कांस्टेंट ओमेगा से, वो ओमेगा अपन आइडेंटिफाई करेंगे अभी, ऐसा बहुत ही कम आनी चाहिए वैल्यू, पता भी नहीं चल पाता है कि ये रोटेट कर रहा है। तो ओमेगा थीटा इक्वल्स टू क्या लिखोगे? ओमेगा टी। कोई अल्फा नहीं होता है ना, ओमेगा टी। अल्फा होता तो फिर 1 आवर थोड़ा स्लो आता, फिर 2 आवर थोड़ा फास्ट हो जाता, वैसा नहीं। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको ओमेगा 1 बोल देते हैं, थीटा अपॉन टी। तो 2 पाई अपॉन 12 इंटू 3600, तो ये 2 से 6 टाइम्स में जाएगा, तो पाई अपॉन 0.06210 इतना रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। सेकेंड एंड वाला अगर आप देखोगे तो थीटा कंप्लीट रोटेशन में कितना सेकेंड लगता है? 60 सेकेंड्स, 1 मिनट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो थीटा की वैल्यू इसके लिए 2 पाई रेडियन है, बट उसके लिए टाइम कितना है? तो टाइम 60 सेकेंड्स, मतलब ओमेगा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा अपॉन T2, थीटा 2 अपॉन T2, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 60, मतलब पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकेंड, पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? नोट कर लो। सर ये सम का फर्स्ट पार्ट सुनना ना एक बार। क्या समझाऊं, बोलो। क्वेश्चन रीड, ओमेगा 1 तक। क्वेश्चन रीड करके तुम ये समझो, ओमेगा कैसे फाइंड कर सकते हो ये बताओ। ओमेगा फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना यार। हाँ सर। तो यहां से जब ये वाली निडल यहां से यहां तक रोटेट करेगी, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, कितना एंगल कवर करेगी ये? 2 पाई 60 2 डिग्री। पाई। टाइम कितना लगेगा उसको? अरे ओमेगा फाइंड करने के लिए मुझे थीटा और टी तो चाहिए ना, बाकी तो कुछ यस। फाइंड ही नहीं कर पाएंगे ना इसमें। थीटा और टाइम ही आ सकता है, उसी से ओमेगा फाइंड हो सकता है, बाकी कुछ तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो यहां से यहां तक टाइम कितना लगेगा उसको? 2 पाई रेडियन, सॉरी थीटा कितना होगा? 2 पाई रेडियन। टाइम कितना लग रहा होगा? तो जब ये वाली निडल यहां से यहां आएगी तो 12 आवर्स हो जाएगा। तो 12 आवर्स मतलब 12 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया इसको, तो 12 इंटू 3600 सेकेंड्स। तो इतना टाइम लग रहा है कितने रेडियन कवर करने में? 2 पाई रेडियन। कितना रेडियन कवर करने में? 2 पाई रेडियन। कोई ऐसा भी सॉल्व कर सकता था, यहां से यहां आ रहा है, यहां से यहां आ रहा है, कितना एंगल? 90 डिग्री। ये एंगल पता है, यहां से यहां आ रहा है तो 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल पता है। टाइम कितना लग रहा होगा? 3 आवर्स। ये 90 डिग्री मतलब π/2 होगा, तो ये 3 आवर्स कर दे दोगे, उससे भी ओमेगा सेम आएगा, उससे भी ओमेगा सेम आएगा। बट तो ज्यादा सर बेटर मैं कंप्लीट क्या? आपने ओमेगा पूरे 12 आवर्स का निकाला ना, कि आपने खाली मतलब 1 आवर का निकाला है? अरे 1 आवर का फाइंड करो, 2 आवर का फाइंड करो, 2000 आवर का फाइंड करो, सबका तो सेम ही आएगा ना ओमेगा यार। सेम स्पीड से हमेशा ये मूव करेगा ना यार। यस सर। इसकी स्पीड कभी चेंज होगी क्या? नो सर। नहीं चेंज होगी। तो अब 1 आवर का फाइंड, 12 आवर्स का फाइंड करो, 1 आवर का फाइंड, 1 आवर का फाइंड करोगे तो एंगल फाइंड करना पड़ेगा, 30 डिग्री आएगा एंगल। 2 आवर्स का फाइंड करोगे तो 60 डिग्री आएगा, 3 आवर्स का 90 डिग्री आएगा। बट ज्यादा बेटर है कंप्लीट लो, 2 पाई रेडियन हो जाएगा,
टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक आने का 12 आवर्स, तो 12 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स, इतने सेकेंड्स हो जाएंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टी। तो ये 2 पाई रेडियन, टाइम यहाँ पे जो भी है वो पुट कर दिया, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी पाई अपॉन 21600 रेडियंस, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन नहीं रेडियन पर सेकेंड। और सेकेंड एंड के लिए अगर बात करोगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम में ये एंगल कवर करेगा, तो 2 पाई रेडियन जो है वो एंगल कवर करेगा 60 सेकेंड्स में। तो थीटा को अगर मैं 2 पाई रेडियन ले रहा हूँ तो टाइम इसके लिए 60 सेकेंड आ जाएगा। ओमेगा 2 की वैल्यू थीटा 2 बाई T2 आ जाएगी, 2 पाई T2 की वैल्यू 60 पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकेंड, पाई अपॉन 30 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ से ओमेगा 2 आ जाएगा, ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है। अभी भी डाउट है क्या इसमें? नो सर। तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 चाहिए अपने को, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, ओमेगा 1 की वैल्यू क्या है पाई अपॉन 21600, ओमेगा 2 की वैल्यू है पाई अपॉन 30, 30 को ऊपर लिख दो, पाई से पाई जाएगा, इससे ये जाएगा 3 अपॉन 2160, तो 1 3 से 720, आंसर आ जाएगा 1:72, 1:720, 72 नहीं 720। ये है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। A particle rests on the top of a hemisphere of radius r. Find the smallest horizontal velocity that must be imparted to the particle. So the answers given 1:60. 1:60. आंसर 1:720 होगा, बिकॉज इसने आर्स हैंड बोला है और सेकेंड हैंड बोला है, तो आंसर यही होगा, आंसर यही आएगा। अगर वो मिनट हैंड्स होता ना तो आंसर आता 1:60, तब उसके इसमें आंसर शायद 1:60 हो सकता था। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं पे रॉन्ग तो नहीं किया है। नहीं सर, राइट है आंसर। सर करेक्ट सर नहीं, आंसर वो लोग रॉन्ग दी है। 2 hours 12 hours सही किया है ना? हाँ सर सही किया है, आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7। A particle rests on the top of a hemisphere of radius r. Find the smallest horizontal velocity that must be imparted to the particle if it is to leave the hemisphere without sliding down. वैसे ये क्वेश्चन मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पढ़ाऊंगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बट यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं ये ऐसा है, ये ऐसा है, ग्राउंड पे है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, टॉप पे पार्टिकल है, स्लाइड नहीं कर रहा है, मतलब यहीं से ये जंप कर जाएगा, इस साइड नहीं आ रहा है, ये इस साइड नहीं आ रहा है, मतलब आपने ऐसी वेलोसिटी दी कि ये यहीं से क्या करेगा, जंप करेगा, तो वेलोसिटी v। अभी यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, mg, और यहाँ पे नॉर्मल। अब ये बताओ जैसे ये जंप करेगा क्या इसका कांटेक्ट होगा, क्या कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा ना? यस कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, मतलब नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बस यही क्वेश्चन, और कुछ है नहीं, नॉर्मल 0 हो गया। अभी अपने को पता है कि सेंट्रीपिटल को फोर्स को आप क्या लिखेंगे, m into AC, here सेंट्रीपिटल फोर्स इज mg, तो mg इक्वल्स टू m into v स्क्वायर बाय r, इसका रेडियस r है सर्कुलर पाथ का, v स्क्वायर बाय r, m से m कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा gr इक्वल्स टू v स्क्वायर, तो v की वैल्यू हो जाएगी √gr। वैसे मैं ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर से बताऊंगा, सर इसमें पार्टिकल यहाँ पे भी आ सकता है। हाँ बोलो क्या? इसमें इसको लाइक वेलोसिटी हम कैसे इंपार्ट कर रहे हैं, लाइक फ्लिक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इम्पल्स नहीं, स्लिप नहीं कर दे, ये ऐसा है, ये यहाँ पे है ऐसा, मान लो कि थोड़ी देर के लिए समझ लें कि ये ऐसा पार्टिकल है, इम्पल्स इस साइड से ऐसा दिया, इम्पल्स, अच्छा इम्पल्स, यस। सर वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन अलग चैप्टर है क्या? अलग चैप्टर है, उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज होता है, इसीलिए पहले वर्क पावर एनर्जी पढ़ते हैं, और वर्क पावर एनर्जी में ही एक टॉपिक बना देते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन, लास्ट में पढ़ेंगे उसको। सर फिर आप एफसी का फॉर्मूला यहाँ कैसे लगा रहे हो, लाइक किसका? सेंट्रीपिटल फोर्स का? अरे जब इस इंस्टेंट पे, जब ये हॉरिजॉन्ट, ये कैसा प्लेन सरफेस थोड़ी है, ये प्लेन है ना, ये प्लेन थोड़ी है, ये तो सर्कुलर है ना यार। यस सर। तो ये सर्कुलर है, इंपल्स दिया तो इस साइड से इंपल्स दिया ना, सेंटर के टुवर्ड्स तो एक ही फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ये सर्कुलर पार्ट है ना इसका, तो जिस इंस्टेंट पे यो यहाँ पे है
जिस इंस्टेंट पे इंपल्स लगा रहे हैं उस इंस्टेंट पे तो वो ये सर्कुलर मोशन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं ना, उसके बाद यूज नहीं होगा, उसके बाद यूज थोड़ी होगा, उसके बाद तो प्रोजेक्टाइल हो जाएगा वो। उस इंस्टेंट पे तो यूज कर ही सकते हैं ना, इसी इंस्टेंट पे तो बताना है आपको, इसके बाद क्या होगा उससे उसको थोड़ी डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो सर हम उसको सर्कुलर मोशन में अज्यूम करेंगे ना फिर वो पॉइंट अरे पे। सर्कुलर पाथ पे है, सर्कुलर देखो ये जिस पाथ पे है उसका शेप क्या है, सर्कुलर है ना भाई साहब, यस सर। सर्कुलर है। तो अब ये बताओ यहाँ पे अगर मैं फोर्स को लिखूंगा तो फोर्स क्या लिखता, अगर सपोज इसकी वेलोसिटी v होती है, ये जो है जंप नहीं करता, ये स्लाइड ही करता, बट इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी v होती, ये पार्टिकल ऐसा ही आता। आप यहाँ पे ऐसा इक्वेशन लिखते ना, mg माइनस n इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, सेंट्रिपेटल फोर्स इक्वल्स टू m इनटू ac लिखते हैं ना, वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि ये पार्ट ये जो ये कैसा है, इसका जो पाथ है, तो इस इंस्टेंट पे भी ये क्या है, सर्कुलर है, यहाँ पे भी क्या है, सर्कुलर है, इसीलिए सर्कुलर वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, सर यस सर जब उसको फ्लिक किया तो नॉर्मल जीरो हो गया, वो पाथ से भी हट गया ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी अरे जीरो उस हो जाएगा। इंस्टेंट पे यार, उस इंस्टेंट पे ऐसा देखो, सेंटर यही सब पता है, यही सब चीज जो तुम सोचते हो ना, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तुम्हारे लिए समझना। ये बताओ, एक बाउंड्री कंडीशन बताया है, यस सर। बाउंड्री कंडीशन। अब ये बताओ यहाँ पे, अभी ये इन सबको भूल जाओ, ये बताओ यहाँ पे मान लो मैक्सिमम 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, मैक्सिमम फोर्स कितना है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है मैक्सिमम 10 न्यूटन। तुम यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगाओगे, क्या ये मूव करेगा? नो सर। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस ब्लॉक, आंसर 10 क्या होगा? न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन। बट आपको पता है कि 10.0000001 भी हो सकता है, कुछ तो ग्रेटर होगा तभी मूव करेगा, ये क्लियर है या नहीं है? यस यस। सेम वैसा ही बाउंड्री कंडीशन है कि जो टाइम इंटरवल होगा, टाइम इंटरवल वो वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल है, तो उतने टाइम इंटरवल के लिए आप अज्यूम, जब तक ये इंपल्स लगा रहा है, ऐसा था, इंपल्स लगाया ऐसा है, इंपल्स लगाया तो इंपल्स लगाते ही इसकी वेलोसिटी आएगी, तो उसका जो टाइम इंटरवल है वेरी स्मॉल है, तो उस केस के लिए आप इस इतने पार्ट को सर्कुलर मोशन में अज्यूम कर सकते हैं, तो एफ सी इक्वल्स टू एम इंटू ए सी हो जाएगा और ऐसा आंसर आ जाएगा। अब ये मत सोचना कि सर वेलोसिटी लगी तो ये तो बाहर हो जाएगा, अरे इस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, जिस इंस्टेंट पे इंपल्स दे रहा है उसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो उस इंस्टेंट पे ये बाउंड्री कंडीशन का केस हो जाएगा, आप ये सब यूज कर सकते हैं। सर आपने n इज इक्वल टू 0 लिया, उसकी जगह अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज कर सकते थे। क्या n इक्वल्स टू 0? हाँ कर सकते थे, कर सकते थे, जैसे यहाँ पे ऐसा है, फॉर्मूला सब एक सेम यूज होता ना। mg हो जाता, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाता है fcf, ये हो जाता है mv स्क्वायर बाय r, नॉर्मल तो 0 ही है, उस केस में इसका एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया मतलब यहीं पे बैठ गए हैं, है ना? यस सर। इसका मतलब अभी इसका एक्सेलरेशन कुछ नहीं ऑब्जर्व कर पाएगा, ये एक्सेलरेशन 0, मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल वुड बी 0, तो नेट फोर्स 0 है तो क्या लिखते, mg इक्वल्स टू fcf, तो यहाँ से mg इक्वल्स टू क्या जाता, mv स्क्वायर बाय r, आंसर तो दोनों से सेम ही आएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, gr इक्वल्स टू v स्क्वायर, देयरफॉर v इक्वल्स टू अंडर रूट gr। तो इस वेलोसिटी पे n जीरो हो जाएगा, वो फ्लिक आउट हो जाएगा बाहर, इस वेलोसिटी पे नॉर्मल 0 हो जाएगा, और वो सर्कुलर पाथ से निकल जाएगा। हाँ। अच्छा तो सर अगर वो स्लाइड करेगा मतलब नीचे होगा थोड़ा तो भी सेम अपन कॉन्सेप्ट करेंगे ना? वो अलग, वो नीचे आएगा तो क्या होगा नहीं होगा उसको डिस्कस करेंगे अपन आगे। स्लाइड होता तो नॉर्मल 0 नहीं होता, अगर ये इस साइड स्लाइड होता तो नॉर्मल 0 नहीं होता, बिकॉज ये इसके कांटेक्ट में है ही ना। मैं समझ स्लाइड नहीं आया, नीचे आया और फिर उसने जंप किया, वैसे नहीं, वो सब मत करो यार, क्या आया नहीं आया जो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो यार प्लीज। सर, यहाँ पे फिर बाउंड्री कंडीशन को क्या बोलेंगे, लाइक व्हाट इज द बाउंड्री कंडीशन? कुछ नहीं, ऐसे बाउंड्री कंडीशन का मतलब चीजें रिलेट करने वाली होती है, क्या रिलेट करने वाली, कि अरे इस इंस्टेंट पे ये यहाँ पे है, उसको वेलोसिटी v दिया है, जैसे वेलोसिटी v दिया अभी ये जाएगा, जैसे वेलोसिटी v दिया अभी ये जाएगा, तो यहाँ से इसको टेक ऑफ होने में कुछ टाइम लगेगा, dt टाइम, वेरी स्मॉल, है ना? तो जैसे v दिया उस इंस्टेंट पे आप ये फोर्स लगा दो, यही हो गया। ऐसा नहीं कि बाउंड्री कंडीशन कुछ स्पेशल बन गया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बाउंड्री कंडीशन का मतलब है कि आप इसके इक्वेशन को, जो सेंट्रिपेटल फोर्स का कॉन्सेप्ट है, उसको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस इंस्टेंट पे ये सर्कुलर पाथ पे है, इस इंस्टेंट पे ये क्या है, सर्कुलर पाथ पे है। जैसे कोई पार्टिकल सपोज यहाँ पे आ जाता,
और यहाँ से ये क्या होता है, इसका कॉन्टेक्ट ब्रेक हो जाता है, यहाँ से ये इस डायरेक्शन में आ जाता। बट इस इंस्टेंट पे ये किस पे है, इस इंस्टेंट पे ये सर्कुलर पाथ पे है, उसके बाद ये जा रहा है इस साइड, यहां से यहां तक तो आया ना यार ऐसा, उसके बाद ये ऐसा जा रहा है, इस इंस्टेंट पे ये सर्कुलर पाथ पे है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज हो जाएगा, जो सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे लग जाएंगे। अच्छा, तो हमें वो वेलोसिटी ढूंढनी थी जहाँ पे सिर्फ mg एक्ट कर रहा है, तो इसलिए हमने यस, वो वाला। इसीलिए उसने दिया है कि स्लाइड नहीं कर रहा है, स्लाइड नहीं करने का मतलब जैसे फोर्स लगाओगे ये बाहर हो जाएगा। अच्छा, ओके सर। Question number 8. A particle moves in a circular path with uniform speed v. The magnitude of change in velocity on rotating through 60-degree angle. ये तो वेक्टर का सम हो गया। देखना वेक्टर में एक सम कराया होगा। पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा, थीटा एंगल पे, फाइंड द, क्या बोला था, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। पार्टिकल यहाँ पे जा रहा है, v कांस्टेंट स्पीड है, मतलब v का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, ये एंगल थीटा, थीटा 60 है ये, बट वेलोसिटी का वेक्टर जो है वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो रहा है, वेलोसिटी वेक्टर क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए वेक्टर चेंज हो रहा है। क्लियर। तो अभी पहले दो वेक्टर है, एंगल फाइंड कर लो पहले। एंगल फाइंड करने के लिए आप इसको थोड़ा शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये, तो ये एंगल होगा इन दोनों के बीच, एंगल बिटवीन v1 एंड v2। लेट्स से यहाँ पे इस वेक्टर को v1 वेक्टर बोल रहे हैं, ये वेक्टर चेंज हो चुका है v2 वेक्टर, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, इसीलिए वेक्टर डिफरेंट हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, सपोज एंगल फाइंड कर लेते हैं पहले। तो ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये रेडियस है और ये इस पे टेंजेंट है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तभी तीनों को ऐड करो 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो प्लस थीटा ऐड कर दो तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल थीटा हो गया। मतलब ये वेक्टर जो है v1 जिसका मैग्नीट्यूड v है, ये वेक्टर v2 जिसका मैग्नीट्यूड v है, और ये एंगल क्या है, थीटा। क्या फाइंड करना है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, डेल्टा v मतलब v2 माइनस v1, इसका मॉड फाइंड करना है। तो ये वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं, इसका जो मॉड आएगा उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, बताया है कि दोनों की वैल्यू अगर सेम है, व्हेन a इक्वल्स टू b, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, उस केस में आंसर आ जाता था 2v sin थीटा बाई 2, एडिशन में आ जाता था 2v cos थीटा बाई 2। बट यहाँ पे ऐसा कर लो, v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा, ये तो कम से कम इतना तो पता होगा 60 डिग्री। वेक्टर है ना, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, तो उसका मैग्नीट्यूड ऐसे ही फाइंड करते हैं ना अपन। तो ये v स्क्वायर है, ये भी v स्क्वायर है, माइनस 2v इंटू v cos 60 इज 1/2, ये जाएगा। तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, मतलब अंडर रूट v स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू v हो जाएगी, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। तो चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। क्लियर है। आपको क्या फाइंड करना, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। पहले आपको चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ऐसा नहीं बोला गया है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नहीं बोला, वो तो जीरो आ जाएगा। यहाँ पे भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड v है, तो मैग्नीट्यूड में चेंज जीरो है। क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फर्स्ट यू हैव टू फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, फिर उसका मैग्नीट्यूड। तो चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। पुट कर दिया, वैल्यू v आगे सर नोट कर लो। यस सर, आई वांटेड टू आस्क दैट जब भी हम कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, हम रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं ना, तो वो वाला तो ये वो कभी वाला करते हैं जब एंगल 90 डिग्री होता है तभी करते हैं। हाँ हाँ सर, तो वो वाला जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है वो पैरेललोग्राम से हम करते हैं ना, पैरेललोग्राम लॉ से। ट्रायंगल लॉ से भी करते हैं, सबसे आता है वो। हाँ सर, मतलब मैं वही मेन तो पैरेललोग्राम है ना, अगर 90 होता तो ट्रायंगल लॉ बन जाता, फिर पाइथागोरस थ्योरम। वैसा कुछ नहीं है, किसी से भी कर सकते हैं। बोलो ना आगे क्या है, फॉर्मूला दोनों से सेम आता है, आगे बोलो सर क्या मैं बोलना वही चाहिए। वही पूछ रहा था, वो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला वही से आया था ना, क्योंकि मैं मुझे मतलब
कंफ्यूज हो रहा था कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से। अरे वो फॉर्मूला आया अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 v1 v2 cos थीटा, या अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे cos थीटा आता है। जब थीटा की Yes, वैल्यू yes. 90 डिग्री हो जाएगी, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, जब ये 90 हो जाएगा तो cos 90 जीरो हो जाएगा। तो ये प्लस है या माइनस है, दोनों केस में ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। दोनों केस में ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर होगा सर। वो कभी होगा अच्छा। व्हेन एंगल बिटवीन v1 एंड v2 इज 90 डिग्री। ओके, तो वही पैरेललोग्राम लॉ से हम डिराइव कर उसी से आता है सब कुछ। ओके। Sir, the magnitude of change in velocity or the change in magnitude velocity इसका डिफरेंस क्या था सर? खुद से समझो ना क्या है, स्टेटमेंट रीड करो ना आ जाएगा। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इसका क्या मतलब समझ रहे हो तुम? जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दो वेलोसिटी के बीच में है, उसका चेंज। हाँ, मैग्नीट्यूड का चेंज, राइट। यस सर। तो पहले का मैग्नीट्यूड क्या है? v। v। दूसरे का भी मैग्नीट्यूड क्या है? v। v। तो चेंज क्या आ जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। v माइनस v जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ऐसा बोल दिया मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो पहले चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है, डेल्टा v, v2 माइनस v1। अब इसका मैग्नीट्यूड तो मॉड v, तो मॉड v2 माइनस v। तो अपन वो वेक्टर का अपन पहले मैग्नीट्यूड चेंज फाइंड आउट करेंगे, फिर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे ना। यस यस, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी है क्या? 9 भी। What happens to the centripetal acceleration of a revolving body if you double the orbital speed and half the angular velocity? ये ऐसा है, इसकी वेलोसिटी को डबल कर दिया। पहले v था, v डैश की वैल्यू हो गई 2v, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा था। ओमेगा की वैल्यू क्या थी? v बाय आर, v बाय आर, है ना। अभी ओमेगा डैश क्या हो गया? ओमेगा बाय 2 हाफ हो गया। तो क्या बोला है? सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है कि सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन क्या होगा, इसकी वैल्यू बतानी है, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? पहले यहां से, पहले v बाय आर होगा, यहां से आप पहले r फाइंड कर लो। यहां से आप क्या फाइंड कर लो? यहाँ पे सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं? v स्क्वायर बाय आर, या इसी को आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ से आप r फाइंड कर लो, v डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा डैश इंटू आर डैश। तो ये हो जाएगा 2v, ये ओमेगा बाय 2 इंटू आर डैश। तो ये वाली वैल्यू आर डैश जो है ये 4v बाय ओमेगा, 4v बाय ओमेगा। अब देखो यहाँ से v बाय ओमेगा की वैल्यू r है, ओमेगा को इस साइड लाइए, r को इस साइड लेके जाइए, तो v बाय ओमेगा की वैल्यू क्या है? r। तो ये हो जाएगा रेडियस हो गया इसका 4r, रेडियस क्या हो गया? 4r। तो इस केस में सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है, c डैश क्या हो जाएगा? v डैश स्क्वायर बाय r डैश। तो v डैश स्क्वायर कितना? 4v स्क्वायर, r डैश कितना? 4r। कैंसल आउट हो गया, v स्क्वायर बाय r, पहले भी यही था v स्क्वायर बाय r, मतलब ac डैश इज ac। या कि कोई ओमेगा से सॉल्व करना चाह रहा है, ओमेगा से भी सॉल्व कर सकता है। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा डैश स्क्वायर बोल दीजिए इंटू r डैश। ओमेगा ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाय 4, ये है 4r। ये कैंसल आउट हो गया, ये क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर r। ये वाली वैल्यू भी क्या है? ac है, पहले भी ac, अभी भी ac। मतलब सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन क्या है? सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन रिमेन्स सेम या कांस्टेंट या अनचेंज्ड। आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है? v इक्वल्स टू ओमेगा इक्वल्स टू v बाय आर लगा दिया, ac यहाँ से ही आ जाएगा। सेकंड केस में बोल रहा है कि v जो है वो डबल हो गया 2v, ओमेगा जो है वो हाफ हो चुका है, ओमेगा डैश इज ओमेगा बाय 2, यहाँ से r डैश फाइंड कर लीजिए 4r। तो ac को क्या लिखोगे? ac डैश इज v डैश स्क्वायर, है ना, v डैश स्क्वायर अपॉन r डैश 4v स्क्वायर बाय 4r। कैंसल आउट होके वही ac आ जाएगा, यहाँ से भी सॉल्व करोगे तो ac आ जाएगा। मतलब सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन जो है वो चेंज नहीं होगा, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन रिमेन्स सेम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Centrifugal force is considered as pseudo force when an observer at the center of circular motion, an outside observer, an observer who is moving with the particle which is experiencing a force। C हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा।
10th का आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज कंसीडर्ड एज सूडो फोर्स व्हेन, कभी होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? जब ये ऑब्जर्वर कहाँ पे होगा? इस पार्टिकल पे होगा, इस पार्टिकल पे होगा, है ना, तभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो इसका आंसर सी आएगा, 3 आएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 3। कुछ और दिया है क्या इसका आंसर? आंसर हाँ 3 सर। होगा। यस सर, ए दिया हुआ है। नहीं, तो रॉन्ग है। ये क्या है? रॉन्ग। आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी पार्टिकल पे रहेगा, तभी तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 ऑब्जर्व करेगा, वरना 0 थोड़ी ऑब्जर्व करेगा, है ना। यहाँ पे रहेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 थोड़ी ऑब्जर्व करेगा। आंसर पार्टिकल पे बैठ गया है। सर यस। सर एक डाउट था कि ये जो एवरेज एक्सेलरेशन और जो एवरेज वेलोसिटी होता है उनका डायरेक्शन होता है क्या कुछ? जिसका क्यों नहीं होगा Average- डायरेक्शन? होगा ना? तो अच्छा ठीक है। वो v फाइनल एवरेज एक्सेलरेशन, आप डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो वेक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, a एवरेज, इसको लिखना पड़ेगा v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t डेल्टा t। अब इन दोनों का जो चेंज का जो डायरेक्शन आएगा वही इसका डायरेक्शन आ जाएगा। और डेल्टा v एवरेज अगर फाइंड कर रहे हो तो क्या लिखोगे? x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन डेल्टा t। तो इन दोनों का जो डायरेक्शन होगा, चेंज का जो डायरेक्शन है, जो चेंज का डायरेक्शन है वही इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ओके सर। Question number 11. A particle is moving along a circular path of radius 6 meter. Radius दिया हुआ है 6 meter. With uniform speed, v is given as 8 meter per second. Uniform speed. The average acceleration when the particle completes the half of the revolution. Average acceleration find करना। अब देखो ये speed क्या है? यूनिफॉर्म है। जैसे क्वेश्चन में ये दिया हुआ यूनिफॉर्म स्पीड, इसका मतलब at की वैल्यू 0 हो जाएगी। स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हाफ रेवोल्यूशन की बात कर रहा है, तो पार्टिकल जो है यहाँ से अगर ये मूव कर रहा है ऐसा v, तो जब ये यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी। ठीक है। तो अगर एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, एवरेज एक्सेलरेशन, तो v फाइनल यहाँ तो सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही 1D में है ना ये। अभी यहाँ पे देखो, मुझे फाइनल और इनिशियल चाहिए, तो फाइनल जो है नेगेटिव y में है, इनिशियल जो है पॉजिटिव y में है, तो दोनों y डायरेक्शन में ही है, ऐसे ही रखो। तो v फाइनल माइनस v नहीं, वरना वेक्टर के टर्म्स में, अगर यहाँ से बोलता ना यहाँ पे, तो वेक्टर के टर्म्स में लिखता मैं डेल्टा t। तो अब ये बताओ, v फाइनल को अगर मैं v लिख दूं, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए ना, आंसर में मुझे वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, इसको नेगेटिव, ये पॉजिटिव लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। v माइनस माइनस v अपॉन टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लग रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये। अगर मैं टाइम फाइंड करूं, v स्पीड से आ रहा है, तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? पाई आर, पाई आर बाई v। ये समझा क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है? पाई आर। स्पीड कितनी है? v, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पाई आर बाई v। तो ये हो जाएगा पाई आर बाई v, डेल्टा t यहाँ से यहाँ तक का। तो ये हो जाएगा 2v, v ऊपर आ जाएगा अपॉन पाई आर, आंसर हो जाएगा 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर। वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, 2 बाई पाई, आर की वैल्यू 6 है, v स्क्वायर इज 64, v स्क्वायर इज 64, 2 से 3 टाइम्स में जाएगा, आंसर कितना होगा? 64 अपॉन 3 पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। दोनों ऑपोजिट है, ये इस साइड है, ये इस साइड है, तो एक को पॉजिटिव लोगे तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। किसी ने इसी को पॉजिटिव लिया तो ये प्लस आएगा, बट ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस 2v। नेगेटिव साइन से अपने को तो मतलब है नहीं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड चाहिए सिर्फ, तो 2v लिख दो, ज्यादा बेटर। इसीलिए मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया, ये नेगेटिव है, मुझे पॉजिटिव में आंसर चाहिए इसलिए। तो 64 बाई 3 पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर, आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन लेक्चर में नहीं कराया गया है, कुछ डिफरेंट। A person with a mass m kg stands in contact with the wall of cylindrical drum of radius r, rotating with an angular velocity omega। ये तो उसी टाइप का हो गया, डेथवेल टाइप का ना। The coefficient of friction between the wall and the clothing is mu, the minimum rotational speed of the cylinder which enable the person to remain stuck to the wall when the floor is suddenly removed। पहले फ्लोर था, इसमें कुछ ऐसा, यहाँ पे फ्लोर है,
यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया, फिर भी ये यहीं पे है, फिर भी ये रोटेट कर ही रहा है ना, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड नहीं कर रहा है, रोटेट कर ही रहा है, स्लिप भी नहीं हो रहा है, ये फ्लोर हटाने के बाद भी ये रोटेट कर रहा है। इसका मतलब अगर तुम इसका एफबीडी बनाओगे तो ये mg आएगा। इसका सर्कुलर मोशन तो ऐसा हो रहा होगा, सेंटर यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो सरफेस है, वॉल है, ये इस पे नॉर्मल लगाएगा। इस जैसे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, फ्रिक्शन इस साइड लगेगा। तो n को क्या लिखोगे, n इक्वल्स टू m इंटू एस। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, m, सपोज ये ओमेगा से रोटेट करा दो इसको, ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो m ओमेगा स्क्वायर r, रेडियस गिवन है इसका r, m ओमेगा स्क्वायर r, इक्वेशन 1। दूसरा आप क्या लिखोगे, ये वाली वैल्यू इसको बैलेंस, mg को कौन बैलेंस कर रहा होगा, फ्रिक्शन, तो mg इक्वल्स टू f, है ना। तो अब ये बैलेंस कर रहा है, ये बैलेंस कभी करेगा, तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए, व्हेन mg इज लेस देन इक्वल टू fs max, जब ये फ्रिक्शन की वैल्यू ग्रेटर या इक्वल होगी mg के, तब तक ये बैलेंस करेगा, है ना। व्हेन f इज ग्रेटर देन fs max इज ग्रेटर देन mg, है ना, या तो फ्रिक्शन की वैल्यू इसके इक्वल होगी या इससे ग्रेटर होगी, ग्रेटर होगी तो अपने आप को क्या करेगा, वो एडजस्ट करेगा, तब तक ये यहीं पे रहेगा। तो fs max इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg लिख दो, mg fs max की वैल्यू हो जाएगी म्यू इनटू n, तो ये mg इज ग्रेटर देन म्यू इनटू m ओमेगा स्क्वायर r फ्रॉम 1, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आप क्या लिखोगे, म्यू स्क्वायर इज लेस, म्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू g अपॉन, सॉरी ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू g अपॉन म्यू r। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा इज ग्रेटर देन अंडर रूट g बाई म्यू r। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा क्या आ जाएगा, मिनिमम, या ओमेगा की वैल्यू या तो ये होगी या इससे ग्रेटर होगी, तो म्यू मिनिमम क्या होगा, अंडर रूट g बाई म्यू r, अंडर रूट g बाई म्यू r। सर अगर फ्लोर को हटाया तो कुछ क्या फर्क पड़ेगा, तो गोल ही घूम रहा है ना, किस पे, ये ह्यूमन पे जो गोल घूम रहा है। फ्लोर को जैसे हटाया कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फ्लोर को जैसे हटाया फिर भी ये रोटेट कर रहा है, क्वेश्चन में तो ये बोला ना कि ये रोटेट कर रहा है, क्वेश्चन तो रीड करो भाई साहब, ये फिर भी क्या कर रहा है, रोटेट ही कर रहा है, फ्लोर हटाया फिर भी रोटेट कर रहा है, रोटेट क्यों कर रहा है, इसको तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए, स्लिप हो जाना चाहिए यहाँ से, बट फिर भी ये स्लिप नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसका मतलब mg को ये बैलेंस कर रहा होगा, फ्रिक्शन, mg को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा, कौन, फ्रिक्शन। तो दिस इक्वल्स टू दिस लिख दो ना, या ऐसा लिख दो, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन कंसीडर कर लिया, तो fs max would be greater than equal to mg, या तो mg के इक्वल होगा या इससे ग्रेटर होगा, तब बैलेंस कर रहा होगा ये, तब इसको ये बैलेंस कर रहा होगा। और n क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर के टुवर्ड्स लग रहा है, तो n इक्वल्स टू m into ac, m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r, क्लास नोट्स में देखिए क्वेश्चन होगा। सर मतलब ग्राउंड हटाया तो स्लिप होगा, वो पार्ट नहीं समझा, क्या बोलना चाह रहे हो, आज मैं ग्राउंड हटाया तो स्लिप होगा, पर फ्रिक्शन उसको प्रपोज करना, फ्रिक्शन स्लिप होने हाँ नहीं, तो आगे क्या है वो तो समझ में आया ना तुमको, या वो समझ में नहीं आया, वो आगे समझो सर, मतलब बस ग्राउंड हटाया अपन ने तो स्लिप होगा, मतलब वो नहीं समझा। अरे भाई साहब ये यहाँ पे फ्लोर है, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, इस फ्लोर को हटा देते, तो ये जो पोर्शन है वो किस डायरेक्शन में मूव करता, अच्छा ऊपर फ्लोर है, ऊपर वो फ्लोर पे घूम रहा है, तो क्या, मुझे दैट वे लगा कि वो गोल घूम रहा है, दैट वे। आ रही है बात समझ में, यस वरना ग्राउंड होता यहाँ पे तो फिर मतलब ही नहीं है ना, फ्लोर हटा दो नहीं हटाओ कोई मतलब है, मीनिंग है क्या उसका, नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th, stone of mass 0.5 kg tied with a string of length 1 meter is moving in a circular path with a speed of 4 meter per second. The tension in the string, सर्कुलर पाथ है तो हॉरिजॉन्टली कंसीडर कर लेते हैं, बिकॉज कुछ तो गिवन है नहीं, हॉरिजॉन्टल मोशन ही पड़ा तो ऐसा रहा होगा, और ऐसा सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रहा होगा ऐसा, तो इसका एफबीडी बना लो, यहाँ पे टेंशन आएगा, ये एसी हो जाएगा, ये mg आएगा, तो mg तो यहाँ पे नॉर्मल रहा होगा, उसकी वजह से बैलेंस हो रहा होगा, बट मुझे टेंशन चाहिए, तो mg का तो कोई काम है ही नहीं, मुझे सिर्फ टेंशन चाहिए, टेंशन इसके परपेंडिकुलर है, तो t की वैल्यू को क्या लिखोगे, t क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, fc लिख दो, फोर्स लगा सकते हैं ना,
हाँ लगा सकते हैं, लगा सकते सर वो आंसर लगा वही है। सर वो यूज करके करो ना। वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, एक मिनट। सेंट्रीपिटल फोर्स टी हो जाएगा, टी की वैल्यू एम इंटू वी स्क्वायर बाय आर, वो भी कर लेता हूँ, एक बार देख लो। एम की वैल्यू क्या गिवन है 0.5, वी स्क्वायर दिया हुआ है आपका 4 स्क्वायर अपॉन आर इज 1, लेंथ इसका 1 मीटर है तो वही रेडियस हो जाएगा, सेंटर ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 16, हो जाएगा 8 न्यूटन। क्या आ जाएगा 8 न्यूटन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर लगाया, इस पे टेंशन टी आ जाएगा, यहीं पे बैठ जाओगे, इस पे आपका एफ आ जाएगा, एफ की वैल्यू हो जाएगी एम वी स्क्वायर बाय आर। जैसे यहाँ पे बैठ गए, इसका एक्सेलरेशन 0 ऑब्जर्व करोगे, एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल स्टोन विद रिस्पेक्ट टू पोर्शन, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब इस पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो भी 0 होगा, तो टी माइनस एफ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ, और एफ क्या है एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर। एम की वैल्यू क्या है 0.5, वी स्क्वायर इज 4 स्क्वायर, आर की वैल्यू 1, आर मतलब लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, ये सेंटर होगा और ऐसा मूव कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 16, आंसर 8 न्यूटन आ जाएगा। तो किसी से भी सॉल्व कीजिए, आंसर सेम आएगा, 8 न्यूटन आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 था, अभी सॉल्व मत करो, आंसर तो बता दूंगा बट अभी सॉल्व मत करो। क्वेश्चन नंबर 14 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इसको सॉल्व करेंगे। किसे सॉल्व करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे ही रखिए आप, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 अभी सॉल्व नहीं कर रहे, जब तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको नहीं बताया जाएगा तब तक आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया, अ कार इज ट्रैवलिंग विथ लीनियर वेलोसिटी v ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r, अ कार इज ट्रैवलिंग विथ लीनियर वेलोसिटी v ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r, तो स्पीड उसकी v है, v से जा रहा है, रेडियस r है। इफ इट इज इंक्रीजिंग इट्स स्पीड एट द रेट ऑफ a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब dv by dt, ये दिया हुआ है a, मतलब ये क्या है 80 है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज गिवन एज a, आपको बताया है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो आएगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, वही दिया हुआ है। इफ इट इज इंक्रीजिंग इट्स स्पीड एट द रेट ऑफ a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मतलब 80 ये हो गया, एंड ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, ac वुड बी v स्क्वायर बाय r। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट एक्सेलरेशन इज अंडर रूट ac स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, अंडर रूट ac स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। तो यहाँ से ac स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय r का स्क्वायर कर दो, 80 स्क्वायर इज a स्क्वायर, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा v रेज टू 4 अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही आंसर होगा, यही आंसर आ जाएगा। देखना क्लास नोट्स में इस टाइप का क्वेश्चन होगा आपके। सर यस सर अगर AC मतलब if velocity increases due to AT then AC भी change होगा ना, so AT can अरे change उस AC। इंस्टेंट पे वेलोसिटी दिया हुआ है ना भाई साहब। नहीं नहीं, मैं आगे का पूछ रहा हूँ, यस यस, तो AT can change AC। हाँ 80 से जो है 80 की 80 मतलब ए है ना, इसकी वजह से वेलोसिटी इसकी चेंज होगी ना, मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ना यस इसका, यस, हाँ हाँ, तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो एसी भी चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, है ना। ओके। होगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, a cyclist is moving on a circular track of radius 80 meter with a velocity 72 km per hour. He has to leap from the vertical approximately through an angle. कितने एंगल से वो लीन होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं अपन क्या दिया हुआ है, सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है 80 मीटर का, मतलब रेडियस दिया हुआ है 80 मीटर, रेडियस जो है वो 80 मीटर है, रेडियस 80 मीटर है, और वेलोसिटी जो है उसकी स्पीड जो है वो है 72 किलोमीटर पर आवर। मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूँ, तो ये किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, बताया है आपको, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो सर्कुलर ट्रैक पे वो ऐसा सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है, मैं ऐसा सर्कुलर ट्रैक बना रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल सर्कल ऐसा जा रहा है, यहाँ पे उसकी बाइसिकल जो है साइकिल है वो यहाँ पे,
अब वो लीन हो गया मतलब कुछ ऐसा हो, पहले ऐसा जा रहा था, ऐसा समझ लो, ये ऐसा जा रहा था, ऐसा जा रहा था, बिल्कुल स्ट्रेट था, ये ऐसा स्ट्रेट था, ऐसा। अभी ये कुछ लीन हो गया, ऐसा हो गया, या ऐसा मान लो, अभी सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है बट ऐसा हो गया। तो अभी क्या करना पड़ेगा, जैसे ये लीन होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो नॉर्मल, यहाँ पे सेंट्रिपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, तो अभी नॉर्मल कुछ ऐसा रहा होगा, इसका वर्टिकल ये है, इसका वर्टिकल ये है, ये थीटा एंगल, तो नॉर्मल ये रहा होगा, उस पे जो नॉर्मल लगेगा, क्योंकि अभी लीन हो गया तो उसका कॉन्टेक्ट भी ऐसा रहेगा, तो नॉर्मल अभी ऐसा लगेगा, नॉर्मल ऐसा लग रहा है, इसका मतलब एक कंपोनेंट इसका इस साइड आएगा n cos थीटा, एक कंपोनेंट इसका इस साइड आएगा n sin थीटा, और सेकंड mg तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है, वो लीन हो जाए कैसे भी हो जाए, लीन होने से नॉर्मल चेंज हो जाएगा, mg थोड़ी चेंज होगा, mg तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा हो, तो मैंने नॉर्मल को चेंज कर दिया, n sin थीटा, ये m, तो इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन ऐसी है, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दो, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, n sin थीटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्या हो जाएगा m इंटू एस, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी mv²/r। दूसरा फोर्स क्या आ जाएगा, n cos थीटा की वैल्यू mg के इक्वल हो जाएगी। मुझे tan थीटा फाइंड कर लेना है अभी, ना 1/, डिवाइड कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा n sin थीटा अपॉन n cos थीटा, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी mv²r अपॉन mg, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी v² अपॉन rg, v² अपॉन rg, पुट कर दीजिए वैल्यू एक बार, तो tan थीटा क्या आ जाएगा, v² इज 20 × 20, और ये r 80 है और ये 10 है, ये जाएगा, यहाँ से ये जाएगा 4, तो ये 4/8 हाफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपको, हाफ, तो थीटा क्या आ गया, हेंस थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, यही आंसर हो जाएगा, यही। तो लीन होने से क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन जो है उसका कंपोनेंट इस साइड आएगा और एक कंपोनेंट ऐसा, तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, तो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर, नोट कर लीजिए। सर ये तो बैंकिंग और रोड जैसे होगा ना? उसी टाइप से आप समझ सकते हैं, एग्जैक्ट तो वो है नहीं, बट आप समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ये है, और भी कोई डाउट एक्सरसाइज में? क्वेश्चन नंबर 14 अभी नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 वर्क पावर एनर्जी के बाद, हाँ बोलो। सर नहीं वही बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ 14 अभी नहीं, 14 एक बार वर्क पावर एनर्जी आ जाए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको समझ में आ जाएगा, उस क्वेश्चन को अपन डिस्कस कर लेंगे। सर यस, क्वेश्चन नंबर 6 में अपन ने आर हैंड और सेकंड हैंड का अपन रेशियो निकाला, तो अपन सेकंड से कन्वर्ट किया ना, तो अगर अपन को मिनट और सेकंड में करना तो सेकंड में करते हैं, और आवर्स और मिनट्स में रेशियो निकालना तो अपन मिनट्स में करते हैं ना फिर। क्या बोल रहे हो, नहीं नहीं नहीं, ये सब मत करना भाई, समझो क्या है, इस चीज को समझो आप, जैसे आर था और सेकंड था, इसलिए आर और सेकंड है, इसलिए इसको सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया, दोनों का यूनिट सेम रखना था मुझे, इसलिए कन्वर्ट किया, दोनों की यूनिट सेम रख दो, या तो इसको भी तुम आर्स में आर ये इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, यूनिट सेम रखो ना यार, ओमेगा की जो यूनिट आएगी वो सेम रखनी है, रेडियन पर सेकंड रखो, या रेडियन पर मिनट रखो, या रेडियन पर आर, कुछ भी रखना है रख लो, चाहे यहाँ पे आर हैंड हो, सेकंड हो, मिनट हो, कुछ भी हो, यूनिट सेम रख लेना है बस, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करो, उसके अकॉर्डिंग चेंज करो, तो उससे क्लियर है? मतलब आंसर में डिफरेंस नहीं पड़ेगा ना उसमें? क्या आंसर में डिफरेंस पड़ेगा क्या उसमें? अरे यूनिट सेम नहीं होगा तो आंसर थोड़ी आएगा यार, यूनिट सेम होगा तभी तो कैंसिल आउट होगा यार। हाँ सर, यूनिट सेम रख रहा हो, पर ऑप्शंस में अगर दो टाइप का दिया तो क्या करने का फिर उसका? नहीं नहीं, दिया कहाँ से रहेगा, कहाँ से दिया रहेगा, रेशियो पूछ रहा है और आंसर में क्या दो टाइप का दिया रहेगा, लाइक अगर अपन ने रेडियंस पर मिनट निकाला और रेडियंस पर सेकंड, दोनों ऑप्शन हो सकता है। अरे भाई साहब ओमेगा है, रेशियो पूछा है, रेशियो हमेशा 1/2, 1:2, 2:3 ऐसा होता है, कुछ मत कर लो, ऐसा नहीं होगा, रेडियन पर सेकेंड
रेडियन पर मीटर पर मिनट ऐसा कुछ नहीं होता है ऑप्शन में ऐसा होता है, यूनिट सेम रखो, ठीक है। यस सर। अभी तक इतना क्वेश्चन सॉल्व किया, रेशियो वाले क्वेश्चंस भी तो बहुत आए होंगे, कभी देखा है ऐसा? रेशियो हमेशा ऐसा होता है 1:2 2:3 कुछ ऐसा किसी टाइप का रहेगा। यूनिट में कभी रेशियो जो है वो कभी यूनिट के साथ नहीं आता, इसका मतलब यूनिट सेम रखना पड़ेगा। और भी कोई डाउट है एनीवन? सर एक्सरसाइज Window- का विंडो टू जेई वाला। विंडो टू जेई सॉल्व किया क्या साहब? यस सर। एक बार खुद से ट्राई करोगे अभी का मतलब इस एक्सरसाइज के करने के बाद एक बार खुद से ट्राई करो ना, मैं सोच रहा हूँ ये तुमसे होना चाहिए। ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद कुछ क्लिक हुआ कि कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, ये सब आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या, ये बताओ पहले। यस सर। सर ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत आ गया था, फिर इक्वेशन लिखना नहीं आ रहा था। एक बार आप फिर से एक बार ट्राई करिए विंडो टू जेई, नहीं होगा तो मैं बता दूं, एक बार फिर से ट्राई करो। सर यस सर आप बता सकते हो वो थर्ड वाला क्वेश्चन करना है नहीं करना है, क्योंकि उसमें काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी भी दिया हुआ है। देख लेता हूँ एक बार। अभी ऑफ द पार्टिकल नहीं, अभी नहीं करना है, थर्ड क्वेश्चन अभी मत करो। फर्स्ट क्वेश्चन का एन annual ring of inner and outer radius इतना is rotating about with a uniform angular velocity, the ratio of force experienced by two particles situated at the inner and outer, ये तो आ जाएगा यार, ये तो डायरेक्ट है, नहीं आ रहा है ये। सर इसका सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो नहीं समझ आ रहा। किसका? फर्स्ट वाले में रिंग में। अरे ये बताओ, पार्टिकल है, टू पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स है तो मतलब क्या, पार्टिकल्स रिंग पे बैठा होगा मतलब कहीं ना कहीं नॉर्मल तो लग रहा होगा ना ऐसा, यहाँ पे पार्टिकल होगा, यहाँ पे पार्टिकल होगा, तो नॉर्मल लगा रहा होगा ऐसा। सर तो बेसिकली चैप्टर में खाली फॉर्मूला से सॉल्व करना है ना, जो क्वेश्चन में दिए होंगे वो अप्लाई कर देने का फॉर्मूलाज में। तो वही पे तो बेस्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड मत कीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हो जाएगा, F इक्वल्स टू m ओमेगा, ओमेगा सेम है, R से डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, है ना। एक बार ट्राई करो, आ जाना। सर एनुलर रिंग में बीच का सरफेस फुल होता है या फिर लाइक हॉलो होता है बिटवीन दोस Hollow टू होगा ना। पार्टिकल्स? हॉलो होगा। अच्छा हॉलो होगा तो वैसे ही होगा हाँ। ना, डेथ वेल जैसा एक साइड नॉर्मल लग रहा है वैसे उसी ही। टाइप से सॉल्व करेंगे, एक बार ट्राई करो ना, एक बार ऐसा रहेगा ना, इस टाइप का बना रहेगा, ये वाला पार्ट तो हॉलो रहेगा ना। नहीं, और जो बीच पार्टिकल के बीच वाला पार्ट है वो भी हॉलो है। वो हो सकता है, कुछ तो दिया नहीं है, अज्यूम कर लीजिए, रिंग ही दिया हुआ है ना, रिंग है तो हॉलो मान लो ना, फिर रिंग दिया हुआ है, बट ये वाला इसका मतलब ये थिकनेस बहुत ही कम होना चाहिए, was experienced by particles situated at the inner and outer parts of the ring। क्योंकि फिर एक फ्रिक्शन इसका मतलब यहाँ पे रहना चाहिए, यहाँ पे मास रहेगा, एक रिंग तो होल्ड करेगा ही नहीं ना, फिर यहाँ पे मास होगा, ये वाला पार्ट जो होगा वो एम्प्टी होगा, वैकेंट होगा, एक पार्टिकल यहाँ पे, इसका मतलब क्वेश्चन ऐसा है, एक पार्टिकल यहाँ पे, दूसरा पार्टिकल इस साइड। हाँ सर, तो सेकंड पार्टिकल पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा ना, फ्रिक्शन इनवर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेकंड पार्टिकल क्वेश्चन में क्या बोला है, द रेशियो ऑफ फोर्सेस एक्सप्रेस्ड बाय टू पार्टिकल्स सिचुएटेड एट इनर एंड आउटर, तो इस पे नॉर्मल एक्ट कर रहा होगा इस साइड, इस पे नॉर्मल इस साइड एक्ट कर रहा होगा, इस पे सेंट्रीफ्यूगल से ये बाहर जाना चाह रहा होगा, इस पे तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है इस साइड, तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये बाहर जाना, मतलब नॉर्मल की जो वैल्यू होगी ना, नहीं, उसी के हमने अकॉर्डिंग। आंसर 1 दिया हुआ है, इक्वल फोर्स एक्टिंग। पता नहीं क्या आंसर 1 दिया हुआ है, एक बार ट्राई आंसर। करो ना, अच्छा एक बार थोड़ा आराम से लो, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 थर्ड मत करना, फोर्थ है क्या इसी टाइप का, कॉन्क्रीट मिक्सचर इज मेड बाय मिक्सिंग, एक बार ट्राई करो, देखो एंगल वेंगल दिया हुआ है, फिफ्थ भी उसी टाइप का है, ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बता दूं, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी इतना क्वेश्चन सॉल्व किया, एक बार आप ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो मैं तो ही बताने की, ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ कि नहीं बता। सर कौन से एक बार क्वेश्चन? ट्राई कीजिए, 1 2 3 कौन सा बोला, 1 2 4 5 1 2 4 5 3 मत करना अभी, 1 2 4 5 सर। यस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, उसमें मतलब एक चीज समझ नहीं आया था मुझको, आप समझोगे वो? किसमें?
सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विद नॉन इनर्शियल फ्रेम, उसमें सर आपने वो T इक्वल टू mv स्क्वायर बाय, मतलब कैसे आया था वो? क्या 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 बोल रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, वो सर कैसे आया था अपना? m इंटू ए सी होता है वो, m इंटू ए मान लीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। हाँ विद नॉन इनर्शियल फ्रेम, हाँ सर एक्सेलरेशन विद अरे स्यूडो फोर्स ये होता है, यही सब चीज स्टार्टिंग से यही बता रहा हूँ। स्यूडो फोर्स की वैल्यू होती है, क्यों होता है ये क्यों होता है m इंटू ए सी या एम वी स्क्वायर बाय आर ही क्यों होता है? क्योंकि देखो, तुम किसी भी फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन का आंसर तो चेंज नहीं होगा ना यार। जो एंगल थीटा फाइंड कर रहे थे अपन, या टेंशन फाइंड कर रहे थे अपन, स्यूडो फोर्स के केस में थीटा फाइंड करके बता रहा था मैं। एक यस सर। स्यूडो फोर्स के केस में मैं थीटा फाइंड करके बता रहा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के केस में टेंशन। कहीं से तुम सॉल्व करोगे, टेंशन चेंज होगा क्या ये बताओ? नो सर। टेंशन चेंज नहीं होगा, मतलब सेम आना चाहिए। सेम आने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यही होना पड़ेगा ना, एफ को एम वी स्क्वायर आर ही होना पड़ेगा। एम वी स्क्वायर आर है, इसका मतलब हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लिखेंगे? एम वी स्क्वायर बाय आर लिखेंगे। तो सर मतलब या एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखेंगे। हाँ बोलो क्या? तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो लगेगा ना उसको तो। देखो, सेंट्रीपिटल अगर एक्सेलरेशन लगा दिया तो ये फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है? यस। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगा रहे हो मतलब तुम ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हो। कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो? ग्राउंड से। तो तुम उस केस में लिखोगे नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए सी। अगर तुमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन तुम जीरो अज्यूम कर रहे हो, तुम उसी ऑब्जेक्ट पे हो। उस केस में क्या लिखना पड़ेगा? नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो। तो ये आ जाएगा एफ सी माइनस एफ सी एफ इक्वल्स टू जीरो। नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू एफ सी एफ के इक्वल हो जाएगा, और दोनों की वैल्यू सेम होगी। एफ सी एफ इक्वल्स टू एफ सी है, यहाँ पे एफ सी इक्वल्स टू एम इंटू ए सी है, ये वाली वैल्यू भी वही होती है, वी स्क्वायर बाय आर। दोनों की वैल्यू सेम। तो सर अपन ग्राउंड से ऑब्जर्व करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और ग्राउंड से सेंटर देखना ना, देखो जब भी कुछ बताया जाता है यहाँ पे, अभी तक 4-5 चैप्टर्स पढ़ा है, जब भी कुछ बताया जाता है हर कुछ को मैं नोट करा के कुछ पॉइंट्स में लिखता हूँ, एरो लिख के। देखना वहां पे लिखा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताया होगा, तो लिखा होगा ये सब चीज, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, कभी एक्ट करेगा, ये सब लिखा होगा उसमें। ये सर नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्ट करता है। नॉन इनर्शियल का मतलब है एक्सेलरेटिंग फ्रेम पे तुम बैठ जाओगे तभी एक्ट करेगा ये, वरना एक्ट नहीं करेगा। यस सर। और इसकी वैल्यू एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल होगी, ये सब देखना, सब होगा। सर यस। हाँ सर, वो मैंने स्टार्टिंग में आपसे वो पूछा था ना कि मतलब सेंटर पे फोर्स अनडिफाइंड है, तो हाँ लाइक हम लोगों को तो पता ही है ना, वहाँ फोर्स है ही नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वैल्यू जीरो होगा। हाँ, आगे तो बोलो। हाँ, तो अगर फोर्स अनडिफाइंड है तो उसका ये मीनिंग हो सकता है ना, इधर जीरो या फिर कोई वैल्यू होगी। तो अगर नहीं कोई नहीं नहीं, वैल्यू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनडिफाइंड का मतलब इधर जीरो, जीरो का मतलब डिफाइंड हो गया। नहीं, अनडिफाइंड मींस इधर जीरो और सम वैल्यू, हम बता नहीं सकते। अनडिफाइंड मतलब तुम फाइंड ही नहीं कर पाओगे, इतना समझ लो। अनडिफाइंड का मतलब है यू कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स। हाँ सर, वही तो बोल रहा हूँ, इधर जीरो और सम वैल्यू ना, अब वी फिर कैन जीरो नॉट मत टेल। करो ना यार, फिर से जीरो, जीरो क्यों बोल रहे हो? जीरो अगर तुमने बोल दिया मतलब तुम फाइंड कर रहे हो, तभी तो जीरो बोल रहे हो ना। अगर कोई यस सर। वैल्यू तुम बोल रहे हो, समझो एक मिनट, अगर तुम कोई पर्टिकुलर वैल्यू बोल रहे हो कि ये वैल्यू होगी, इसका मतलब है कि तुम फाइंड कर रहे हो ना वो वैल्यू, तभी तो बोल रहे हो कि वो वैल्यू होगी। तो वो तो यस डिफाइंड हो गई ना चीज। अनडिफाइंड क्या होती है? अनडिफाइंड वो चीज है जिसको तुम फाइंड ही नहीं कर पा रहे हो। तुम जीरो बोल रहे हो मतलब तुमने फाइंड कर लिया है। सर, तो वही बोलो, कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। कोई भी वैल्यू होगी, वो अनडिफाइंड है, तुम फाइंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये सब मत बात करो कि सर यहाँ पे खुद से बताओ कौन फोर्स लगा रहा होगा यहाँ पे, ये मूव कर रहा है क्या? सर हाँ, वो मुझे समझा, कुछ मूव नहीं कर रहा, लेकिन फॉर्मूला के हिसाब से तो अनडिफाइंड आ अरे रहा था। फॉर्मूला के हिसाब से कैसे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे एक्ट करता है सबसे पहले ये बताओ। हाँ, कॉन्सेप्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कहाँ पे आएगा? सर्कुलर मूविंग ऑब्जेक्ट पे, सर्कुलर मतलब पाथ पे आएगा। इसके। विदाउट सर्कुलर पाथ कहीं पे अभी तक इस चैप्टर से पहले जितना भी फोर्स लगाया है, कभी उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोला क्या? नो सर।
तो तुम तो वहां पे बोल दोगे कि सर सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ पे 0 हो जाएगा, कुछ नहीं लग रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स 0 हो जाएगा, यही बोल दोगे ना फिर? यस सर। रॉन्ग हो जाएगा ना फिर। देखो ये ऐसा है, पार्टिकल इस पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है, सपोज इसकी स्पीड v है, पार्टिकल इस पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है, इसकी स्पीड v है। आप इसको एक सर्कुलर पाथ कंसिडर कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन को एक सर्कुलर पाथ कंसिडर कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन जो है वो किस सर्कल का पार्ट रहा होगा? तो ये स्ट्रेट लाइन जो है किसका पार्ट रहा होगा? सर्कल हैविंग रेडियस इंफिनिटी। सर अरे ये ऐसा बात समझ, कैसे, ऐसा कैसे किया आप? अरे जिसका रेडियस एक सर्कल है जिसका रेडियस इंफिनिटी है, ये सर्कल है, इसका रेडियस इंफिनिटी है, तो तुमको ऐसा सर्कुलर पाथ दिखेगा क्या? ये नो सेंटर सर, हो गया, इस जैसे साइड भी अर्थ है। इंफिनिटी, इस साइड भी इंफिनिटी, इस साइड भी इंफिनिटी, इस साइड भी इंफिनिटी, इस साइड भी इंफिनिटी। तुम देख पाओगे क्या? इसकी बाउंड्री देख पाओगे क्या? नो सर, जैसे अर्थ है, अर्थ के हम देख नहीं पाते ना। तो तुमको क्या दिखेगा? तुमको फ्लैट दिखेगा ना, ऐसा हॉरिजॉन्टल दिखेगा ना। अगर तुम ऑब्जर्व भी यस यस करोगे तो तुमको क्या लग रहा होगा? हॉरिजॉन्टल। यस सर। तो इसलिए बोला गया ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। मतलब वो ऐसे सर्कल का पार्ट है जिसका रेडियस क्या है? इन्फिनिटी है। लगा दो सेंट्रिपेटल फोर्स, क्या हो जाएगा? mv²/r। v की तो कुछ वैल्यू है, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, m की कुछ वैल्यू है 1 kg है। अब तो लगा दोगे ना, 1 × 5², ये वाली वैल्यू इन्फिनिटी है, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स 0। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स 0। हाँ सेंट्रिपिटल फोर्स 0 हो गया। कुछ आई बात समझ हाँ में? सर, ये तो आप इन्फिनिटी वाला बोल रहे हो, मैं डेफिनेट सर्कल का पूछ रहा हूँ। तो पहले बात समझ में आई कि क्या बात कर रहे हैं अपन? हाँ हाँ, मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी है, जैसे अर्थ पे हमें फ्लैट दिखता है वैसे। हाँ तो 1 मिनट रुक जाओ, अब अच्छा रुको, ओके। थोड़ा वेट करो। अब यहाँ पे ये बताओ, क्या ये पार्टिकल सेंटर सर्कल में मूव कर रहा है? नहीं, वहां पे नहीं मूव कर रहा है, सेंटर वाले पे। नहीं मूव कर रहा है, तो कहां से तुम सेंट्रिपिटल फोर्स फाइंड कर रहे हो? क्यों फाइंड कर रहे हो? अब सर किसका नहीं, मैं फाइंड कर रहे हो? बस फॉर्मूला डाला इसलिए। अरे ओके। फॉर्मूला लगा के तुम कुछ कर दोगे क्या? ये बताओ ना। कहीं भी फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दिया तो। नहीं सर, फॉर्मूला से आंसर 0 आना चाहिए ना, क्योंकि फोर्स अरे नहीं है। मेरे भाई, ये देखो पता है तुम्हारा ये चीज जो है ना, मतलब क्या बोलूं, ये चीज जो है ना तुम्हारे ग्राफ को बढ़ने ही नहीं देगा। ये कहाँ पे हो रहा था तुम्हारा? ये तुम्हारा स्टार्टिंग काइनेमेटिक्स से मैं देख रहा हूँ ये सब चीज। काइनेमेटिक्स से स्टार्ट, सर वेलोसिटी आ गई। कैसे आ गई सर 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी? अरे इंपल्स दिया होगा तभी आई होगी वेलोसिटी, यहाँ से मैं देख रहा हूँ ये सब चीज। फ्रिक्शन है सर, कैसे मूव कर रहा है सर, सेम फोर्स है कैसे मूव कर रहा है, ये सब चीज समझिए। क्या पूछा जा सकता है, क्या हो सकता है? क्या जब पार्टिकल यहाँ पे होगा सेंटर पे, क्या वो सर्कुलर पाथ में जाएगा? नहीं नो जाएगा। सर, नहीं नहीं। नहीं जाएगा तो सेंट्रिपेटल फोर्स आएगा? नहीं आएगा। अभी तुम क्या अज्यूम करना चाह रहे हो ये बताओ? इस पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी अज्यूम करना चाह रहे हो तुम, ये बताओ पहले। हाँ सर, सपोज कोई वेलोसिटी है, सपोज। वेलोसिटी है, लगा दो mv²/r। कुछ मास भी होगा, कुछ वेलोसिटी भी होगी। इस पॉइंट का रेडियस क्या होगा? 0 होगा। यस 0 यस यस। 0 लगा दो, 0 लिख दो, इन्फिनिटी हो गया, मतलब अनडिफाइंड हो गया। ये क्या हो गया? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड हो गई चीज। सर वही बोलो ना, आंसर अब 0 नहीं आ अब रहा। तुम बोलोगे कि सर m⍵²r लगा दे, इसका ओमेगा डिफाइन होगा? नो नहीं नो। होगा। जब ये डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, इसका मतलब यहाँ पे भी एफसी की वैल्यू क्या हो गई? अनडिफाइंड। यस सर। तो बेसिकली इसीलिए सेंट्रिपेटल फोर्स, यू कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ सेंट्रिपेटल फोर्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल। अच्छा, तो सर तो 0 होता है या हम बता नहीं सकते? बता नहीं सकते ना यार, 0 मत लिखो ना यार, 0 होगा भी नहीं। देखो एक क्वेश्चन अगर ऐसा आता, वो जेई एडवांस में आता, मेंस में नहीं आता, ऐसे समझो। आ भी जाएगा तो अभी तो डिफिकल्ट होगा तुम्हारे लिए। ये रॉड है, ये रॉड को रोटेट करा रहे हैं ऐसे, अभी रॉड रोटेट कर रहा है, समझ रहे हो तुम? ये ऐसा यस यस। रोटेट कर रहा है रॉड, हाँ हाँ। सर्कल में रोटेट कर रहा है, मतलब इसका हर पॉइंट सर्कुलर पाथ में जा रहा है, ऐसा यस सर। ऐसा 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 ऐसा, हर पार्ट
जो है हर पॉइंट इसका सर्कुलर पाथ में जाता है। पता है यहाँ पे जब तुम सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करोगे तो डिफाइन नहीं कर पाओगे इससे के सेंटर पे, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करोगे डिफाइन नहीं कर पाओगे। लेकिन पता है जब तुम टेंशन फाइंड करोगे ना, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। छोड़ दो वो सब, ज्यादा डिटेल में मत जाओ। तो ऐसा समझो हर जगह पे कुछ भी नहीं लगा देना। पता है कि जब पार्टिकल होगा तो कोई ना कोई सर्कुलर पाथ पे जाएगा, तो इस सर्कल पे फाइंड करेंगे। इस सर्कुलर पाथ जो है इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वहां पे फाइंड करेंगे, उस पार्टिकल का एफबीडी बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे है ही नहीं पार्टिकल, तो इस पे मैं फोर्स क्यों फाइंड करूं? यहाँ पे फोर्स पार्टिकल है ही नहीं, क्यों फाइंड करूं? सेंटर पे होगा ही नहीं पार्टिकल, क्यों फाइंड करना फोर्स? यहाँ पे पार्टिकल है ही नहीं, क्यों फाइंड करना इस पे फोर्स? अच्छा अच्छा, तो मतलब फॉर्मूला कहीं भी लगा देना नहीं है। फोकस करो ना, उस चीज पे फोकस करो जो मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट है, उस चीज पे फोकस मत करो जिसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ओके सर। ठीक है, टाइम बहुत मिलेगा कॉलेज में, ये सब सोचने का बहुत टाइम मिलेगा क्या करना चाहिए। एक चैप्टर का एक चैप्टर होता है, उसका क्या वो एक सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे मैकेनिक्स है, 4-5 चैप्टर्स होगा, उसमें बेसिकली रोटेशन वाला एक सब्जेक्ट बन जाता है। तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे ना, टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा। बट अभी क्या करना है, अपने को किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो जो जेई मेन हो गया, जो भी इंजीनियरिंग एग्जाम दे रहे हो, उसमें क्या आने वाला है, उससे क्या हो सकता है, उन सब चीज के क्वेश्चंस लाओगे ना, तो थोड़ा मुझे भी सही लगेगा और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ा क्लियर हो। अब ये वाला जो पार्टिकल सर यहाँ पे आ गया, अब समझ में आ रहा है कि जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो बताओ रेडियस होगा क्या कुछ? जब रेडियस ही नहीं है तो क्यों सर्कुलर मोशन होगा क्या? नहीं होगा ना। जब सर्कुलर अच्छा मोशन नहीं है तो क्यों उस पर टाइम वेस्ट करना? मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा, हम वही ना, अनडिफाइंड है, बता ही नहीं सकते, तो जरूरी नहीं है। ठीक है, यस एक बार बोलो क्या है। सर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को m इंटू ए लिखते हैं, बट सर हम अरे लोग नहीं, एम इंटू ए सी लिखते नहीं है, वैसा देख लो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ऐसा लिखते हैं, एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये लिखते हैं। और एसी भी लिख सकते हैं, तो आंसर आएगा वही आएगा, एसी। एसीपी नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू पर्सन नहीं, या एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पर्सन नहीं, एपी। समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो जो लेते हैं ना, क्योंकि देखो यहाँ पे ये पार्टिकल है, इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे। तुम यहाँ पे भी बैठ जाओगे, इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन mv स्क्वायर बाय आर, बट खुद का भी एक्सेलरेशन इसका होगा इस mv स्क्वायर बाय आर। इसलिए ये क्या ऑब्जर्व कर रहा होगा, इसका एक्सेलरेशन 0, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, इसलिए ये ऑब्जर्व कर रहा होगा इसका। तो तुम ऐसे लिखोगे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर या दिस पर्सन p, ये वाली वैल्यू 0 होगी। अच्छा नहीं हो पाएगा ना। देखना उसमें ये सब बताया है। तो एफसी को आप डायरेक्ट लिखो ना, mv स्क्वायर बाय आर, एफसीएफ इज mv स्क्वायर बाय आर। यस, ठीक है, मतलब वो एसी से नहीं हो पाएगा ना कुछ भी। ऐसी मत लिखो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, टेंशन आ जाएगा। क्या सर। कर रहे हैं, कभी 0 बोल रहे हैं, कभी वी स्क्वायर बाय आर ले रहे हैं। बोलिए। सर हाँ सर, लास्ट थिंग पूछ रहा हूँ सर। उस दिन वो जो मैंने वो नॉर्मल वाला, मतलब सॉरी, रॉड वाला पूछा था, वो हम दूसरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे ना, कि कैसे हाँ इफेक्ट देखो, इस अभी साइड ये जा सब रहा है। चीज देखो, यहाँ पे ये mg है, ऐसा mg है, और यहाँ पे नॉर्मल है। बहुत कुछ पढ़ना है, ऐसा नहीं। ये सब रोटेशन का केस हो जाता है, ये सब सर चीज नहीं, कहाँ ये से आती रोटेशन नहीं पूछ रहा था, ये मैं पूछ रहा था जब हमारे पास स्ट्रिंग होता है ना, जो सर्कुलर मोशन में जो स्ट्रिंग से हम ऑब्जेक्ट को है? रोटेट कर रहे हैं, हाँ, तो ऑब्जेक्ट का हाँ, एमजी दूसरी साइड है, नॉर्मल फिक्स्ड ये पॉइंट पे है, mg हो तो गया, फिर यस। हाँ तो हाँ। ये तो बताया ना कि ये पार्टिकल है, तो ये क्या करेगा, ये इस वाले ये पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगा, ये इसको बैलेंस करेगा। ये पार्टिकल फिर इस पे नॉर्मल लगाएगा, हर पार्टिकल एक दूसरे पे नॉर्मल लगा रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा। मतलब यहाँ का नॉर्मल जो है धीरे धीरे ट्रांसफर होते होते इधर आ जाएगा। सर फिर जो लेफ्ट वाला पार्टिकल है वो रेस्ट पे आ जाएगा, राइट वाला एमजी खींच रहा है नीचे, फिर कैसे होगा? रेस्ट में कैसे आएगा ये पार्टिकल? ये नहीं, इसके लेफ्ट में। ये वाला पार्टिकल हाँ रेस्ट हाँ, में कहाँ पे आ ये रहा है? रेस्ट, रेस्ट में? क्योंकि यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स अरे नहीं जा रहा वर्टिकली ना। डाउनवर्ड इसका मोशन थोड़ी हो रहा है भाई साहब। हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल लग रहा है ना, फिर राइट वाले पार्टिकल को कैसे करेगा बैलेंस? क्या बोल रहे हैं, इस वाले पार्टिकल को कैसे बैलेंस करेगा? हाँ हाँ, ये वाला रेस्ट इसका पे आ तुम गया, एक एक लेफ्ट एक वाला। वेट, तुम किसका एफबीडी बनाना चाह रहे हो, पहले तुम ये बताओ मुझे। 2 पार्टिकल्स था,
दोनों FBD कॉन्टैक्ट किसका बनाना चाह रहे हो तुम? ये सबसे राइट वाला ये इसका FBD बनाना हाँ चाह हाँ रहे हो? हाँ यस यस अब तुम ये बोल रहे हो, तुम ये बोलना चाह रहे हो कि सर इस MG को कौन बैलेंस कर रहा है, यही है ना? हाँ हाँ इस पे नॉर्मल यही डाउट है ना ऊपर। तुम्हारा? यस 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 ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको तुमको क्या बताया था कि ये समझो, अगर तुम ऐसा डायरेक्ट सोचोगे कि सिर्फ ऐसा ही होगा, समझो इस चीज को, अगर तुमने सिर्फ ऐसा सिर्फ समझ लिया कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये स्ट्रिंग लगा दिया और यहाँ पे क्या किया अपन ने, फिक्स कर दिया, तुम ऐसा समझ रहे हो कि ऐसे ही होल्ड किया, इसको विदाउट वेलोसिटी दिए होल्ड किया, पॉसिबल नहीं है। यस सर विदाउट वेलोसिटी के ये होल्ड नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे पार्टिकल है, ये इस साइड आ जाएगा, ये कैसा आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। विदाउट वेलोसिटी के आप होल्ड कर ही नहीं सकते ऐसा। अगर ये स्ट्रिंग होगी, ये पार्टिकल होगा, कभी होल्ड नहीं कर पाओगे। देख लो, नहीं सर, स्ट्रिंग लगा दो। पेन का केस में जैसे आपने पकड़ा अभी पेन, हाँ उसमें तो रिजिड बॉडी है ना ये। हाँ तो रिजिड है, वही रिजिड है, तो इसलिए बोल रहा हूँ इसको तुम डायरेक्टली ऐसा होल्ड नहीं कर सकते। इसको क्यों होल्ड कर रहे हो? देखो यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल, ये सब एक दूसरे पे नॉर्मल लगा रहा होगा, कांटेक्ट में होगा। यहाँ पे देखो, ऐसे समझो, इस चीज को तुम कैसे समझो, ये पार्टिकल है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से यहाँ पे कनेक्टेड है। पहले मान लो इंडिविजुअल एटम रहा होता, मॉलिक्यूल रहा होता, अभी कनेक्टेड है। कनेक्ट करने के लिए इसके अंदर कुछ मटेरियल दिया गया है ना। यस यस इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ एक्सटर्नल एजेंट है इसमें। जब इसको मैन्युफैक्चर कर रहे थे, ग्लू या कुछ। जब उसको मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तभी इसमें कुछ एक्सटर्नल एजेंट दिया गया है। एक्सटर्नल एजेंट की वजह से मतलब फोर्स। तो बेसिकली क्या है, हाँ बेसिकली क्या है, ये पार्टिकल जो है उसको कोई एक फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये पार्टिकल इस फोर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये फोर्स दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और ये जो mg दिख रहा है तुमको, उसको तुम ऐसे समझो, ये जो mg दिख रहा है ना यहाँ पे, सर इसका mg है, इस mg, ये mg से इस साइड जाना चाह रहा है, बट तुमने यहाँ पे ऐसा होल्ड किया हुआ है, होल्ड किया है। होल्ड करने का मतलब क्या है, तुम इसको प्रेस कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो मतलब तुम इस पे नॉर्मल लगा रहे हो। तो ये नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल शिफ्ट होता रहेगा। ये जो है दूसरे पार्टिकल जो इसके एडजेसेंट पार्टिकल्स होंगे वो उसको शिफ्ट करेगा। इसका इफेक्ट इस पार्टिकल पे होगा, इसका इफेक्ट इस पार्टिकल पे होगा। सर वही मैं पूछ रहा हूँ, इफेक्ट ट्रांसफर होता कैसे है? मुझे समझा कि इफेक्ट जा रहा है, लेकिन हो कैसे रहा है वो नहीं समझ आ रहा। अरे पार्टिकल कनेक्टेड है ना भाई साहब। यस सर। ये बताओ, ऐसे समझो, ये एक वेव है, ठीक है। पहले एक स्ट्रिंग ऐसे थी, जैसे मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, समझिए। पहले ये पार्टिकल है, ये ऐसे स्ट्रिंग थी, तुमने क्या किया, यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, यहाँ पे ये पॉइंट फिक्स कर दो, ये डिस्टर्बेंस तुमने यहाँ पे क्रिएट किया है, यहाँ पे, तो क्या ये ऐसा वेव बनेगा? ये यस यस ये तो क्यों बन ऑब्जर्व रहा है, किया। क्यों बना ये? तुमने यहाँ वेव बनाया क्या? नो सर। तुमने यहाँ पे वेव बनाया क्या? नो नो यहाँ पे बनाया क्या? नहीं ना। कनेक्टेड। क्यों? कि तुमने क्या दिया, तुमने यहाँ पे एक सडन, यहाँ पे क्या दिया, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। सडन डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का मतलब तुमने इस पार्टिकल को एनर्जी और मोमेंटम दिया। किस पार्टिकल को? इस पार्टिकल को। अब दूसरा पार्टिकल इससे कनेक्टेड है, ये एनर्जी और मोमेंटम इसको ट्रांसफर करेगा, ये पार्टिकल एनर्जी मोमेंटम इसको ट्रांसफर करेगा, ये पार्टिकल एनर्जी मोमेंटम इसको ट्रांसफर करेगा। वैसे ही पार्टिकल जो है एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करते रहते हैं, इसलिए ये वेव बन रहा है। सेम वही केस है, जैसे इसको तुम होल्ड कर रहे हो, इसका मतलब ये पार्टिकल पे जो इफेक्ट आ रहा है उसकी वजह से ये। अब ये बताओ, ऐसा समझो कि तुम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, ऐसा तुम यहाँ पे ऐसा रख दिया, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, तुम फोर्स यहाँ पे लगा रहे हो, क्या इस साइड का पार्टिकल डिस्टर्ब हो सकता है क्या? तुमने ऐसा फोर्स लगा दिया यहाँ पे, अरे इसमें इसका स्ट्रेंथ अगर कम होगा तो तुमने जैसे फोर्स लगाया इस, हाँ मतलब इस साइड का पार्टिकल भी डिस्टर्ब हो रहा है ना। तुम फोर्स तो यहाँ पे लगा रहे हो, तुम फोर्स यहाँ पे लगा रहे हो, फोर्स ऐसा लगा रहे हो, बट ये पार्टिकल भी डिस्टर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर हो रहा है। क्यों हो रहा है डिस्टर्ब? इसका मतलब है एक पार्टिकल जो है जिसपे फोर्स लगा रहे हो वो उसको ट्रांसफर कर रहा होगा ना, वो एडजेसेंट पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा, फिर वो एडजेसेंट पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा, फिर वो एडजेसेंट पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा, तो ये ट्रांसफर होता रहेगा।
ट्रांसफर होते होते क्या करेगा, इस mg को वो बैलेंस कर रहा हो, इस mg को क्या करेगा वो बैलेंस। बेसिकली यहाँ पे तो mg भी नहीं है, यहाँ पे तो mg सेंटर पे आ जाएगा, तो उसको वो बैलेंस करेगा। सर बट नहीं यहाँ पे सर सपोज आप 2 पॉइंट ड्रॉ करो ना, 2 पॉइंट। 2 पॉइंट ले लिया, आगे बोलो हाँ क्या। हाँ हाँ, नहीं स्ट्रिंग नहीं, दोनों पॉइंट क्लोज बाय है, कनेक्टेड है। हाँ ये है, आगे बोलो। हाँ तो ये वाला जो पॉइंट था फर्स्ट वाला, उस पर DMG नीचे फोर्स लग रहा है। देखो यार देख लो, इतना नहीं भी समझ रहा है, ये ऐसा है, पॉइंट है, मान लो स्मॉल स्मॉल एलिमेंट लिया, सर ठीक वी है। हैव अनदर मीटिंग। क्या बोल रहे हो, है क्या, कितने बजे से टाइमिंग। सर स्टार्ट हो चुकी है। अरे जाओ यार, जाओ। 7:30 है। लीव कर सकते हो, लीव कर सकते हो, देख लो या फिर देख लो तुम, बाकी सब लीव कर जाओ यार। अब ये बताओ, समझो इसको, इसका मास डीएम है, करेक्ट। यस यस, ये इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, किस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड्स, यस यस। अब ये और ये बताओ, यहाँ पे जो पार्टिकल है वो मटेरियल इसका क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, ये इसको होल्ड करके रख रहा है, इसका मतलब जैसे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगा, ये इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगाएगा, क्या लगाएगा, ओके, फ्रिक्शन। नॉर्मल इसका ऐसा आएगा, ये नॉर्मल ऐसा आएगा, इस पे नॉर्मल ऐसा लग रहा होगा, इस नॉर्मल की वजह से नॉर्मल यहाँ पे फ्रिक्शन। नॉर्मल क्यों आ रहा है? नॉर्मल प्रेस होगा तभी आएगा ना, प्रेस अरे तो कोई भाई करेगा। कांटेक्ट में, ये बताओ, ये दो पार्टिकल कनेक्टेड है, कनेक्टेड है मतलब इन दोनों के बीच जब तक फोर्स नहीं होगा तो कनेक्टेड होगा वो दोनों, नो नो, तो फिर अच्छा ओके, फ्रिक्शन की वजह से मतलब। यस। अच्छा ओके, समझा, थैंक यू सर।